होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। इस तरीके का आपको हमने जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाई थी तो वहां पर बताया था। ठीक। इस तरीके का जो बॉन्ड होता है उसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो लिख देते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक। तो ऐसे केमिकल या ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है उन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है? ये बनता है, मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डिफिशिएंट स्पीसीज। मतलब ऐसे एलिमेंट हैं उनके बीच में बनेगा बिटवीन इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। ठीक। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास ए स्पीसीज है और ये हमारे पास बी स्पीसीज। इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है। या ऐसे केवल एरो डाउन कर देते हैं। और इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं। ठीक। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को इस तरीके से इसको डोनेट कर देगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिच जो है इसने डिफिशिएंट वाले को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक। तो इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे क्या हो गया, डोनेशन हो गया। ठीक। तो इसमें जो बॉन्ड बना उसी को हम क्या कह रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक। तो ये कौन कौन से कंपाउंड होते हैं इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे कि टू या मोर नॉर्मल सॉल्ट, जो दो या दो से ज्यादा नॉर्मल सॉल्ट को हम लेंगे और इसमें फिर हम मिला देंगे वाटर। ठीक है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, एक एक्वस सॉल्ट मिलेगा। कैसा सॉल्ट मिलेगा, एक्वस सॉल्ट का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक। और जो एक्वस सॉल्ट है ना, इसमें से पानी क्या होगा, उड़ जाएगा, वेपराइज्ड हो जाएगा। ठीक है। वेपराइज्ड हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, रेसिड्यू मिलेगा। ठीक। अब यहाँ पे जो रेसिड्यू है इसमें हमें मिलेंगे एडिशन कंपाउंड। क्या मिलेंगे, एडिशन कंपाउंड मिलेंगे। ठीक। अब एडिशन कंपाउंड जो होंगे ये हमें मिलेंगे दो तरीके के। ये जो एडिशन कंपाउंड हैं ये दो तरीके के होंगे। एक जो होगा वो क्या होगा, गिव टेस्ट ऑफ ईच आयन दैट इज लूजेस इट आइडेंटिटी। आयन कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक प्लस एक माइनस, कैटायन और एनायन। तो ये दोनों तरीके की आइडेंटिटी को शो करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी जो है वो क्या हो गई, लूज हो गई कंप्लीटली। ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसा कोई सॉल्ट रेसिड्यू है जो अपनी आइडेंटिटी उसमें दोनों तरीके के आयन का टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब वो कैटायनिक और आयनिक दोनों प्रॉपर्टी को लूज कर चुका है। ठीक है। तो ऐसे सॉल्ट को हम क्या कहते हैं, डबल सॉल्ट। तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डबल सॉल्ट। तो एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाता है कि एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट।
तो इसका जो एग्जाम्पल मिलेगा वो क्या होगा डबल सॉल्ट का, देख लेते हैं। कार्नेलाइट, कार्नेलाइट, ठीक है। तो कार्नेलाइट को हम कैसे लिखेंगे? KCl MgCl2 और 6 वाटर, है ना? ठीक, ये हो गया हमारा। इसी तरीके से हम पढ़ते हैं मोहर सॉल्ट के बारे में, है ना? तो मोहर सॉल्ट जो होता है वो क्या होता है? FeSO4 का होल ट्वाइस SO4 × 6 वाटर, है ना? ये कैसा है? मोहर सॉल्ट। क्लियर? तो इसको हम अच्छे से याद कर लेंगे, है ना? एक बार हम बाद में फिर से समझा देंगे। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और उससे हम लोग समझते हैं जो दूसरा रेसिड्यू है उसमें क्या होगा। ये वाला, ये पहला पॉइंट था। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ जगह नहीं बची तो हम अगले पेज पे जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पेज जो है उस पे चलते हैं और इसमें देखते हैं जो दूसरा वाला ग्रुप था हमारा, है ना? दूसरे वाले ग्रुप में क्या होगा? जो रेसिड्यू होगा, रेसिड्यू का क्लासिफिकेशन किया था, इस पेज पे देख लो। ठीक, तो इसको हमने देखा कि दूसरा जो रेसिड्यू हमें मिला है उसमें क्या है? डू नॉट लूज इट आइडेंटिटी। जो दूसरे टाइप का सॉल्ट सॉल्यूशन हमें मिला था उसमें क्या है कि जो आइडेंटिटी है वो कंप्लीटली लूज नहीं है। ठीक, कंप्लीटली नहीं लूज है। इसका मतलब ये हुआ that it do not give test of each ion, सॉरी। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो आयन है ना, कैटायन एनायन, उनकी जो आइडेंटिटी हो कंप्लीटली लूज नहीं हुई है, तो हर आयन का टेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्ट को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहेंगे। तो वो जो डबल सॉल्ट थे वो अलग हैं, ठीक। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हैं इन्हीं को हमें डिटेल में अच्छे से पढ़ना होता है। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। वो क्या है? ये हम पूरे में पढ़ाएंगे, तो ये बड़ा प्यारा है, इसको अच्छे से याद कर लेना है। K4 FeCN का होल 6, K4 FeCN का होल 6। तो इसको जब भी कभी आप ब्रेक करोगे, तो टूटेगा K4 K+ में, हम्म और FeCN का होल 6। और ये ब्रैकेट बड़ा वाला लगता है ना? क्यों लगता है? सब डिटेल में हम वर्नर थियरी में पढ़ेंगे। इधर प्लस चार्ज आया है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? माइनस का आएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये जो ब्रैकेट बड़ा वाला लगा है तो ये इस आयन को, मतलब एन आयन को प्रोटेक्ट किए हुए है। ठीक है, तो उसका टेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो फ्री है आयन, है ना, इसका टेस्ट आपको मिलेगा। ठीक, तो ये देगा आपको टेस्ट, और ये जो है ये आपको टेस्ट नहीं देगा। इतनी बात समझ में आई? क्लियर? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये फ्री नहीं। ओके, तो एक छोटा सा हम ऐसे ही समझ लेते हैं कि ये जो कंपाउंड है हमारा, जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, इसमें किसको क्या क्या कहा जाता है ना? फिर हम डिटेल में सभी की थ्योरी लिखवा देंगे। ओके, एक ऐसे ही ये है हमारे पास K4 FeCN का होल 6। इसी तरीके से हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, उसको देख लेते हैं। देखो, K3 FeCN का होल X ले लिया मैंने यहाँ पे।
6 नहीं लिया, x ले लिया। अब यहाँ पे 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है ना, 5 भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हमने x मान लिया। ओके, तो यहाँ पे मान लो कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो यहाँ पे मान लो +2। ठीक है, और ये जो K3 है इसका नाम अलग होगा इस आयन का। ठीक, और जो ये ब्रैकेट है इसको क्या कहेंगे, सभी को हम एक एक करके दूसरे कलर से लिखे दे रहे हैं। ओके, सर अगर ना हो तो क्या लिखेंगे? हाँ, अगर इसका नाम लिखना हो तो क्या लिखेंगे? हम वहीं पे चल रहे हैं, बस धीरे धीरे सीखते हैं, है ना। अभी हम सिंपल सी बातें समझा रहे हैं। ओके, एक एक चीज ध्यान से समझो, फिर सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, तो ये हो गया K3। K3 को हम लोग मानते हैं काउंटर आयन। क्या कहते हैं, काउंटर आयन कहते हैं। ओके, ये जो +2 स्टेट है ये है ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, नंबर, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर। ठीक, इसे हम कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, क्या कहते हैं, प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। ओके, और ये क्या है, आयोनाइजेबल है। क्या है, आयोनाइजेबल। ओके, ये जो Fe है इसको हम कहते हैं सेंट्रल एटम। और ऐसी कहानी हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी कुछ पढ़ी थी। ओके, ये जो एक्स नंबर है, ये आपको बताएगा कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, लेकिन फुल फॉर्म लिखे ना, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इसको सेकेंडरी वैलेंसी कहा जाता है। क्या कहते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। और ये कैसी है, नॉन आयोनाइजेबल। ठीक है, ये आयोनाइज नहीं होती, ये नहीं टूटती है, इसीलिए जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। है ना, क्लियर। ये जो ये जो बड़ा ब्रैकेट लगाया है ना, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फेयर। ठीक है, ये जो है ना, ये, और हम फिजिक्स में इसको क्या कहते थे, डायमेंशन, है ना, इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फेयर। ठीक है, तो ये एक तरीके से समरी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, जो हमने समझ ली। अब एक एक करके हम समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है। इतना नोट कर लो या स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। नमस्ते गुरु जी। नमस्कार नमस्कार, कैसे हो भाई। बढ़िया सर। ओके, सर थोड़ा तो हिंदी में थोड़ा समझा दीजिएगा। अच्छा अच्छा, तो देखो अभी जो हमने बातें बताई हैं वो कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत बातें जो हिंदी में बताने लायक हैं हम बताए दे रहे हैं। ठीक है, देखो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर है ये ऑक्सीकरण संख्या है। ठीक है, तो जो भी जो मेटल होते हैं वो ऑक्सीडेशन ही होता है उनके अंदर, है ना, ज्यादातर। तो वो क्या करते हैं, कोई नंबर शो करते हैं, जैसे +6 शो कर रहे हैं ना, +5 शो कर रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, है ना, वो। तो ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो इसने +2 यूज, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे तो इसके ऊपर कितना आ गया, चार्ज +2 का आ गया, है ना। ये जो किनारे है, काउंटर, काउंटर मतलब किनारे, ठीक है, तो किनारे जो आयन बैठा होता है उसको हम कहते हैं काउंटर आयन। ठीक है, बीच में जो होता है उसको सेंट्रल एटम कहा जाता है। क्या कहते हैं, सेंट्रल एटम कहते हैं। ये क्या आ गया, एक सेकेंड। हम्म, जो बीच में एटम होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल एटम कहते हैं। ठीक है, और आ, ये जो डब्बा है ना, जो बड़ा ब्रैकेट होता है उसे कोऑर्डिनेशन स्फेयर कहा जाता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो घेर के रख रहा है
आयंस को उसी को कहते हैं स्फीयर। ठीक है, और ये सेंट्रल एटम हो गया। ये जो एक्स है ये क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है, ये शो करता है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो क्या है, ये शो करता है जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक, अब प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयोनाइज हो जाती है, ये आयोनाइजेबल है। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो नॉन आयोनाइजेबल है। ये दोनों बातें आपको थोड़ी देर में या बाद में पता लगेंगी। ठीक है, समझ में आ गया? जी सर, जी समझ में आया सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो कॉम्प्लेक्स क्या होता है। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? तो जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, हमने ऊपर पढ़ा कॉम्प्लेक्स है ना, तो जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ये बेसिकली बेटा दो तरीके के होते हैं। एक होता है होमोलेप्टिक, और जो दूसरा होता है दैट इज हेट्रोलेप्टिक। ठीक है, अब जो होमोलेप्टिक होता है, होमो का मतलब देखो क्या होता है, होमो का मतलब जो होता है सेम होता है। सेम मतलब एक जैसा। ठीक है, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर जो सेकेंडरी वैलेंसी वाले लीगेंट उनको हम कहते हैं, है ना, जो सेकेंडरी वैलेंस से सेटिस्फेक्शन कराते हैं उन्हें लीगेंट कहा जाता है। जैसे कि इस वाले में हमने किसको लिया था, सीएन को लिया था। ठीक है, तो अगर ये सबके सब एक जैसे हैं, जैसे यही हम प्यारा सा कंपाउंड लेंगे K4FeCN का होल 6। ठीक है, तो इसकी जो वैलेंसी है प्राइमरी वाली, वो सेकेंडरी वाले जो हैं, ये वाले हैं ना, ये सेटिस्फाई करा रहे हैं। और सबके सब देखो छः के छः वो कैसे हैं, एक जैसे हैं। ठीक, तो सेंट्रल एटम ये है ना, Fe, ये जो सेंट्रल एटम है, या सेंट्रल मेटल, या सेंट्रल एटम, ठीक है, एटम भी लिख सकते हैं, सीएम भी लिख सकते हैं, अटैच विद सेम लीगेंड। ये लीगेंड क्यों कह रहे हैं बाद में समझ में आएगा। ठीक है, अभी ये समझ लो कि जो ये ब्रैकेट में हम लिखते हैं उसको लीगेंड कहते हैं। ठीक है, अगर एक जैसे लीगेंड होते हैं तो इनको हम कहते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ऐसे पढ़ना है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हेट्रो, हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, है ना। और जब डिफरेंट है, डिफरेंट को हम ऐसे भी लिखते हैं, सबको पता है ना, ध्यान रखना। ओके, तो डिफरेंट जब भी कभी होगा तो हम कहेंगे हेट्रोलेप्टिक। तो इसके लिए हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो ये है, CrNH3 का होल थ्राइस, और क्लोरीन, 3 क्लोरीन भी आ गए। अब देखो जो कॉम्प्लेक्स बना, इसमें देखो दो तरीके के लोग आ गए, है ना। कौन आ गया, अमोनिया भी है, क्लोरीन भी है ना। तो यहाँ पे ये अलग अलग हो गए ना लिगेंड। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, जो सेंट्रल मेटल है, ये देखो सेंट्रल मेटल क्रोमियम है, सेंट्रल मेटल अटैच्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड। ठीक है, तो जब भी कभी सेंट्रल मेटल अलग अलग टाइप के लिगेंड से अटैच हो जाता है तो उसे हम कह देते हैं हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ, किसी को कोई कंफ्यूजन? जी नहीं सर। ओके, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हमारी जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी टाइप्स ऑफ लिगेंड। ठीक है, तो अगले पेज पे ही देख लेते हैं, टाइप ऑफ लिगेंड। ठीक है, तो जो टाइप्स ऑफ लिगेंड होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के,
दो तरीके के। कौन कौन से? अभी हम लिगेंड की बात कर रहे थे ना, तो जो लिगेंड है ये दो तरीके के हैं। एक होगा बेटा मोनोडेंटेट, ठीक, अभी समझा रहे हैं डेंटेट क्या है। और एक होगा पॉलीडेंटेट, ठीक है। एक होगा मोनोडेंटेट और एक होगा पॉलीडेंटेट। ओके, तो जो मोनोडेंटेट होते हैं पहले इनको यहीं पे निपटा देते हैं। इनके जो एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन है, अभी हम क्यों हैं सब बताएंगे, ठीक है। क्लोराइड आयन हो गया, ब्रोमाइड आयन हो गया, हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, है ना, माइड आयन हो गया, अमोनिया हो गई, वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया। ये सबके सब कैसे हैं भाई? मोनोडेंटेट हैं। ऐसा हम इसलिए इनको कह रहे हैं क्योंकि इनकी बेटा जो डोनर साइट है, डोनर साइट जो है इनकी, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो साइट है, वो बेटा इनके पास सिंगल है, ठीक है। क्लोराइड जो है ये केवल यही दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, भेज सकता है, डोनेट कर सकता है। अमोनिया के पास केवल नाइट्रोजन है ना, या एमाइड के पास केवल नाइट्रोजन है। वाटर के पास केवल कौन है? ऑक्सीजन है। ऐसे एल्कोहल में केवल कौन है? ऑक्सीजन है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे ये है, मोनोडेंटेट लिगेंड जो होते हैं इनके अंदर केवल और केवल सिंगल डोनर साइट होती है, इसलिए उन्हें हम क्या कह देते हैं कि ये मोनोडेंटेट। अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। अब जो पॉलीडेंटेट हैं उसमें भी दो कैटेगरी है हमारे पास अभी, इसके अलावा भी मिल सकती हैं, लेकिन हमारे पास जो है वो हम यही पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो जो पहली इसमें है वो है बाईडेंटेट। अब नाम से समझ में आ रहा होगा, है ना। तो जो बाईडेंटेट होगा तो इसके अंदर कितनी डोनर साइट होंगी भाई? बाई माने दो, डोनर साइट, डोनर साइट कितनी? दो है यहाँ पे, है ना। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं उनको यहीं पे निपटा लो। और ये सब याद होना चाहिए, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको याद कर लो, ऑक्सलेट। कौन है? ऑक्सलेट। ऑक्सलेट का भाई जो सूत्र है उसको याद करो, फार्मूले को, C2O4 - 2। विद स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा हमको। कैसे? कार्बन कार्बन, हम्म, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। C2O4 माइनस आयन बन गया, -2 आयन। इसे हम कहते हैं ऑक्सलेट आयन, ठीक है। ये क्या है? बाईडेंटेट। ये कैसा है? बाईडेंटेट। क्लियर? समझ में आ गई बात? इसी तरीके से सल्फेट भी होता है भाई। सल्फेट आयन जो है ये भी आपका बाईडेंटेट है। ओके, इसी तरीके से आपको ग्लाइसिनेट भी याद करना है। ग्लाइसिनेट, तो जो ग्लाइसिनेट है इसका नाम याद कर लो, GLY से, ठीक है, ये यूज किया जाता है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, एग्जाम्पल। अभी हम इन्हीं के एग्जाम्पल बाइडेंटेट वाले ही पढ़ेंगे, ओके, लेकिन नेक्स्ट पेज पे लिखाई दे रहे हैं। नहीं तो चलो इधर लिख लेते हैं, ये इनको कवर कर दिया और इनके एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख देंगे इधर, ठीक है। इसी तरीके से बाइडेंटेट जो होता है वो है कार्बोनेट, हम्म, इथिलीन डाइएमीन जो होता है ईएन, ईएन से लिखते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। इसको हम कहते हैं बेटा एथिलीन डाइएमीन, ठीक है। और जो इसका स्ट्रक्चर है वो ये है, CH2 NH2
CH2NH2, ठीक है, एथिलीन डाइएमीन। ओके, इसी तरीके से होता है PN। PN PN क्या है? ये है प्रोपेन 1,2 डाइएमीन। यहाँ भी डोनर साइड दो होंगी, CH3 CHNH2 CHNH2, है ना। तो ये हो गया हमारा। इसी तरीके से ट्राइएमीन भी हो सकता है, लेकिन अब इतना नहीं लिखेंगे, है ना। भाई इतने याद कर लो आप लोग, बहुत है आपके लिए। ओके, हो गया इतना, आगे बढ़े। कोई कंफ्यूजन? हम्म, चलो नेक्स्ट जो है वो है हेक्साडेंटेट। पॉलीडेंटेट पढ़ रहे हैं, दूसरा पार्ट जो है इसका वो कैसा है? हेक्साडेंटेट, ठीक। तो हेक्साडेंटेट लिगेंड जो होते हैं, हेक्सा माने 6, डेंटेट माने डोनर साइट, है ना। तो यहाँ पे जो डोनर साइट है वो कितनी होंगी? 6 होंगी डोनर साइट, ठीक है। 6 है यहाँ पे डोनर साइट। और इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है EDTA। क्या है? EDTA, इसका एग्जाम्पल रट लो, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फुल फॉर्म इसका लिखेंगे हम लोग, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा। T फॉर टेट्रा और A फॉर एसीटेट, ठीक है। एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। इसकी कुछ और प्रॉपर्टी हैं जो आगे हम फिर से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जान लेते हैं। यूज एज वाटर सॉफ्टनर, वाटर सॉफ्टनर, ठीक है। तो जो हार्ड मेटल होते हैं, जो हेवी मेटल होते हैं, पानी में जो मिले होते हैं, है ना, उनको ये बाइंड कर लेता है, तो पानी हमारा हार्ड पानी से सॉफ्ट पानी बन जाता है ना। तो इसीलिए कहते हैं ये वाटर सॉफ्टनर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग में यूज किया जाता है, ठीक है। तो जितने भी हेवी मेटल्स होते हैं पानी में जो मिले होते हैं, अगर हम EDTA पानी में डाल देते हैं तो वो सारे हेवी मेटल्स इसमें जुड़ जाते हैं, तो हार्ड वाटर जो होता है वो सॉफ्ट वाटर बन जाता है। अंडरस्टैंड? आगे बढ़े। अब सर इसका ये समझ स्ट्रक्चर नहीं आ देखो। रहा। सर ये फिर हाँ, बताइए, समझ नहीं आ रहा ये। अच्छा। जो EDTA है इसका फुल फॉर्म है इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। ये वाटर सॉफ्टनर होता है। क्या है? वाटर सॉफ्टनर, ठीक। मान लो जो वाटर है ना, जो धरती से पानी निकल के आ रहा है या नदी से पानी आ रहा है, तो उसमें क्या होते हैं? हेवी मेटल होते हैं। क्या होते हैं? हेवी मेटल होते हैं, और भी तमाम सारी गंदगी होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से पानी कैसा है आपका? हार्ड हो गया, ठीक। तो उन गंदगी को, जो मेटेलिक गंदगियां हैं, इनको निकालने के लिए हम ट्रीटमेंट किससे करा देते हैं? EDTA से करा देते हैं। तो EDTA क्या करता है? उन मेटल्स को बाइंड कर लेता है, तो पानी क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है। अब समझ में आई बात? जी सर जी। हम्म, तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो देख लो। CH2 CH2 N CH NCH3 ठीक है। इसी तरीके से इधर भी एक वैलेंसी लगेगी, CH3 इसी तरीके से इधर की ओर बनेगा, है ना, CH3 COO।
CHCOO माइनस। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे कितने बन गए देखो, ऑक्सीजन जो है वो 4 है ना, और 2 हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है ना। तो यहाँ पे इसको क्या नाम दिया गया, हेक्साडेंटेट। तो 2 नाइट्रोजन मिल करके और 4 जगह ऑक्सीजन की है ना, जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकती हैं, डोनेट कर सकती हैं। तो यहाँ पे टोटल डोनर साइड कितनी हो गई बेटा, 6। इसलिए इसका नाम पड़ गया हेक्साडेंटेट लिगेंड। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो इसको एकदम रट लो, है ना, याद कर लो। आगे बढ़े। सर जो सर आप नाइट्रोजन से रिएक्शन कराए हम्म हैं, कार्बन का सर 4 वैलेंसी होती है, इसमें सर हम्म 3 तो कर रहा है। एक जो दो तीन, नाइट्रोजन कोई बात नहीं, तो इसको, अरे रुको भाई रुको जरा, सबर करो। दो, 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 हो गया। जी जी सर। हम्म समझ में आई बात। आगे बढ़े। और कहीं भी अगर कार्बन की वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है, तो वो आप लोग ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन बढ़ा के लगा लिया करो। ठीक है, समझ गए। क्योंकि जी अगर वहां पे कोई और चीज नहीं बताई जा रही है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है एम्बीडेंटेड लिगेंड या फिर एम्फीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, अब इन्हीं में हम अलग अलग टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, मेनली वही थे, मोनोडेंटेड और पॉलीडेंटेड। अब इसमें हम चलेंगे एम्फीडेंटेड या एम्बीडेंटेड लिगेंड पे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सबको पढ़ते हैं। तो अगली हेडिंग है हमारी एम्बीडेंटेड लिगेंड, या फिर इसी को क्या कहते हैं, एम्फीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, एम भी तो बात की बात है, एम्फी सबने सुना होगा, किसी ने सुना है एम्फीबिया, सुना है ना। नहीं, ऐसे नहीं सुना सर। कोई बात नहीं, अभी हम बता रहे हैं, है ना। तो एम्फी का मतलब होता है ऐसे जीव, एम्फीबिया का मतलब ऐसे जीव जो जल में भी रहें और थल में भी रहें, है ना, मतलब 2 जगह रह सके, है ना। तो एम्फी का मतलब भी यही होगा कि 2 डोनर साइट होंगी, है ना। और एम्फी का दूसरा शब्द होता है इंग्लिश में सिनोनिम, पर्यायवाची, वो क्या है, एमबी है। ठीक है, तो एमबी और एम्फी में ज्यादा कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डोनर साइट होंगी, तो हम इनके सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल लिखाएंगे, क्योंकि हमको वहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। ठीक है, जी ठीक है। तो जी इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, रट लो। सीएन, ये साइनो ग्रुप होता है ना। ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये डोनेट किए जाते हैं। अब यही जो सीएन है, जो साइनो ग्रुप है, इसी में क्या होता है, जब कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ये एनसी बन जाता है ना। और ऐसा हमने क्वेश्चन आपको ऑर्गेनिक में करा रखा है ना। हम फिर से जब रिवीजन कराएंगे आपको तो बताएंगे। ओके, इसी तरीके से ये है CNO-। हम्म अब ये क्या हो जाएगा, NCO-, है ना। इसी तरीके से क्या है, CNS। हम्म ये क्या हो जाएगा, NCS। हम्म इसी तरीके से NO2 है। अब इसमें ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लगेगा तो क्या हो जाएगा, ONO। है ना, मजेदार बात। जी सर जी। तो वो कठिन तो लग नहीं रहा है हम लोगों को, है ना, आसान है। लेकिन इसमें से क्वेश्चन आता है तब कठिन हो जाता है, क्योंकि एग्जाम्पल सब एक जैसे हो जाते हैं, है ना, इसलिए ऐसा है। लेकिन हम वो सब आपको याद करा देंगे, रटा देंगे एकदम। ठीक है, तो कंफ्यूजन होगा ही नहीं। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, है ना।
अच्छा यहीं पे देख लो, यहीं पे निपटा देते हैं क्योंकि यहीं पे है पहले से। तो यहाँ पे जो दूसरी बात है वो देख लेते हैं, फ्लेक्सीडेंटेट एक लैंग्वेज है, फ्लेक्सीडेंटेट लीगेंड। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, जो रबड़ होती है वो बड़ी फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है, मतलब रबड़ है ना, इधर से उधर करो वो फिर से अपनी पोजीशन पे आ जाती है जी ना। सर जी। तो वही कहानी यहाँ पे है कि देखो कभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन, और कभी कौन डोनेट करेगा, कार्बन। समझ में आई बात? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फ्लेक्सिबल है ना, कभी नाइट्रोजन कभी कार्बन। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे, इसलिए इसको हम कहते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। लेकिन ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा तुमसे नहीं पूछा जाएगा, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। ठीक है, आगे बढ़े। जी सर आगे बढ़िए। ओके, नेक्स्ट है चीलेटिंग लिगेंड। चीलेटिंग लिगेंड, ठीक है। तो जो चीलेटिंग लिगेंड होते हैं ये वही वाले हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। इनकी हमको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है विद डेफिनेशन। तो इसके लिए हम लिखेंगे द लिगेंड विच कैन फॉर्म एक्स्ट्रा रिंग। अभी समझा देंगे सब। एक्स्ट्रा रिंग लिखते चलो, अराउंड, सीएम मतलब सेंट्रल मेटल या सेंट्रल एटम, विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है मैंने बता दिया, है ना। आर नोन एज, उन्हें हम क्या कहेंगे, चीलेटिंग लिगेंड। चीलेटिंग लिगेंड, ठीक है। तो ऐसे जो लिगेंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, चीलेटिंग लिगेंड कहते हैं। होता क्या है कि ये, इनके पास रिंग बनाने की क्षमता होती है। ये ऐसे लिगेंड होते हैं जो रिंग बना लेते हैं, है ना। तो उस एक्स्ट्रा रिंग को हम कहते हैं चीलेशन। एक रिंग बनाए तो कोई बात नहीं, है ना, लेकिन एक और रिंग बना लेते हैं तो उन्हें हम कहते हैं एक्स्ट्रा रिंग बना ली। और एक्स्ट्रा रिंग जैसे ही बनी, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, है ना, एक्स्ट्रा रिंग यहाँ पे बनी, जैसे ही ये बनी वैसे ही हम इस लैंग्वेज को बोल देते हैं चिलेशन। क्या कहते हैं, चिलेशन, ठीक है। तो ऐसे लिगेंड जिनके पास चिलेटिंग प्रॉपर्टी होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ईएन, ईएन मतलब इथिलीन डाइएमीन, और कौन है, ग्लाइसीन, और कौन है, यही दादाजी, कौन, ईडीटी के, है ना। तो इनके अंदर भी चिलेशन करने की क्षमता होती है भाई। और सबसे ज्यादा चिलेशन कौन करेगा, क्योंकि ये दादाजी हैं, है ना, मैक्सिमम। सबसे ज्यादा चिलेशन किसमें होता है, चिलेटिंग पावर किसकी होती, ईडीटीए। इसको इम्पोर्टेंट टिक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा जाता है ना। इसके अलावा इनका काम होता है सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड, है ना। इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, आपने पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ वाली पढ़ी होगी, तो उसमें नीचे जो दो लाइनें बनी होती हैं उसमें 14 14 जो एलिमेंट लिखे होते हैं, है ना, वो क्या है, लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। तो इनको अलग करने के लिए भी हम लोग ईडीटीए या फिर इन्हीं लिगेंड का यूज करते हैं। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन
चलो ये क्वेश्चन यही लिख लो, इसका एक्सप्लेनेशन चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ठीक, क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है हमारा वाई KCN इज पॉइजनस। ये क्वेश्चन आ चुका है, एम्स में आया था। वाई KCN इज पॉइजनस while K4 FeCN का होल 6 इज नॉन पॉइजनस इन नेचर। अगर आप दिमाग लगाओगे जो हमने पढ़ाया है तो बड़ी आसानी से ये आंसर कर लोगे। ठीक है। अच्छा, जो KCN है ना, दोनों को हम लिखते हैं आंसर। ठीक, देख, जो KCN है ना, और जो K4 FeCN है, बड़ी दूर हो गया, ये पास में ही रहेंगे। FeCN का होल 6, ये कोऑर्डिनेशन स्क्वायर। ओके, तो दोनों में कॉमन क्या है? साइनो साइनो कॉमन। और जो साइनो है ना, ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा? साइनाइड ग्रुप है ना, तो साइनाइड बनाएगा। वैसे ही यहाँ भी तो साइनाइड है, बोलो है कि नहीं है? तो है सर। साइनाइड जो होता है ये तो भाई जहरीला होता है, सुना है हमने। होता है नहीं होता है जहरीला? जी हम्म, तो ये तो इंसान को मार डालेगा, ये जानवर को मार डालेगा, जी सर। है ना। जी तो इसमें कहा गया कि जो KCN है वो कैसा है? पॉइजनस है। लेकिन FeCN का होल 6 जो है ये नॉन पॉइजनस है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो है, जब भी कभी इसमें आप पानी डालोगे, है ना, एसिड डालोगे, ब्रेक करोगे, तो ये भाई K+ में टूटेगा और CN- में टूटेगा, है ना। अब यहाँ साइनाइड क्या हो गया? फ्री हो गया, और फ्री हो गया तो ये पॉइजनस हो गया, है ना, क्योंकि इसको जो सूंघा वो निपट गया, है ना। जी सर। लेकिन जी इसमें जब भी कभी आप पानी डालोगे तो ये कैसे टूटेगा? K4 में, और क्या? FeCN का होल 6, है ना, और ये माइनस में, है ना। इस तरीके से टूटेगा, है ना। जब इस तरीके से ये टूटेगा तो इसका जो CN है ये फ्री नहीं हो पाया, जो साइनाइड ग्रुप है वो फ्री नहीं हो पाया। ठीक है। अब ये जब फ्री नहीं हो पाया तो इसका मतलब ये पॉइजनस नहीं रहा, इसलिए K4FeCN का होल 6 जो है वो नॉन पॉइजनस है ना, दिस इज नॉन पॉइजनस, और ये पॉइजनस। ये बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन समझ में आ गया इसका आंसर? जी सर। जी बोलो। जी। ठीक है। सर ये डाउट है हाँ मुझे, बोलो। जो सर आप हम्म, -4 कर दिए, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, -4 कर दिया है। जी सर। अच्छा, इसको तुम माइनस ही कर लो, हमने शायद पीछे माइनस ही लगाया है ना। नहीं सर, ये समझ में आया, जो आप सर ये चेंज कर दिए, यही यही बस इतना, जैसे जो आप सर मतलब ये समझ में आया अच्छा, कि 4 सब प्लस ठीक या। ठीक ठीक, समझ गए समझ गए। देखो होता क्या है, जब भी कभी आप ब्रेक करोगे तो ये आयन टूटेंगे ना, और आयन जी टूटेंगे तो एक प्लस में बनेगा और एक माइनस में बनेगा। जी जी सर। सॉल्ट है ना ये बेटा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है ना। और सॉल्ट जब भी कभी टूटता है, जैसे NaCl ही है, ब्रेक होगा तो एक प्लस में जाएगा और एक माइनस में जाएगा। जी जी ये जी समझ जी। समझ में आ गई बात? ये सर जी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने तोड़ा है। आगे बढ़े। हम्म, जी जी ठीक। अब कुछ बातें और हैं जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्म में होती हैं, उनको हमें रटना है, याद करना है।
जो क्लोरोप्लास्ट होता है, हमने पढ़ाया था, ये फिर से रिवीजन करा रहे हैं, बायो में मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो जो क्लोरोफिल होता है उसमें जो आयन होता है, सेंट्रल एटम जो होता है, सेंट्रल एटम, वो क्या है, मैग्नीशियम है, मैंने पहले बताया था। ऐसे ही विटामिन B12 जो है, इसका क्या नाम है, साइनो कोबालामीन, है ना। इसमें क्या है, कोबाल्ट है, CO, कोबाल्ट, ठीक है। कोबाला से याद आ गया, कोबाल्ट, ये एग्जाम के सब क्वेश्चन से जो पूछे जाते हैं। इसी तरीके से जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन, आगे से हम हमेशा हीमोग्लोबिन को HB लिखेंगे, है ना। जी सर और ठीक। इसमें क्या होता है, आयरन होता है। आयरन किस फॉर्म में होता है, फेरस के फॉर्म में होता है, दिस इज नोन एज फेरस, ठीक है। जी सर। लेकिन अगर हम आयरन की बात करें प्लांट में, तो ये कैसे एब्जॉर्ब होगा, Fe+3 के फॉर्म में, और इसका क्या नाम है, फेरिक, ठीक है। समझ में आ गई बात। जी सर। तो एक हेडिंग हम लोग डाल के छोड़ देंगे, आज की क्लास यहीं पे हम लोग वाइंड अप कर देंगे। और ये क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, है ना, क्या होता है, सब हम लोग डिटेल में जानेंगे तब कल। कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमसे डिस्कस कर जी सकते कोई हैं। डाउट नहीं। ओके, जी सर ठीक। नो नमस्ते डाउट। सर। अच्छा, नमस्ते सर। तो बहुत जल्दी में हो। नमस्ते नमस्ते, चलो फिर ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, टाटा बाय बाय।